सो हेलो जी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और व्लॉग में। और आज के इस व्लॉग में हम लोग शूट करने वाले हैं अपनी डोमिना 400 का ओनरशिप रिव्यू। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस जो मैंने अपने इस बाइक से लिया है। तो आज अपने ओनरशिप रिव्यू में हम इस बाइक के बारे में कुछ प्रोस जानेंगे, कुछ कॉन जानेंगे, क्या इस बाइक में अच्छा है, क्या इस बाइक में डाउन साइड है, सारी चीज़ों को कंसिडर करेंगे एक अपने यूज़र एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं इस बाइक को 2020 से ऑन कर रहा हूँ, यानी कि मेरे को यूज़ करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। 10,000 किलोमीटर, 10,000 प्लस किलोमीटर मैं इसको रन कर चुका हूँ। तो यहाँ अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर बाइंग डोमिना 400 BS6 की बात करेंगे हम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई अपने ओनरशिप रिव्यू में कि मैंने ये बाइक क्यों परचेस की है। इसके साथ साथ मेरे पास और भी ऑप्शन थे, लेकिन मैंने ये बाइक ही क्यों ली। सबसे एक मेजर पॉइंट बनता है, एक मेजर क्वेश्चन बनता है कि वाई आई चूज़ डोमिना 400 इन दिस कैटेगरी। तो देखिए, इस कैटेगरी में अब बात करते हैं कि मैंने यही बाइक क्यों ली। तो देखिए, सबसे मेजर इशू आता है कि मेरे को अपनी बाइक अपग्रेड करनी थी और मुझे पावर फिगर्स ज़्यादा चाहिए थे। देखिए, पावर फिगर्स में डोमिना 400 40 PS की पावर निकालती है, 35 Nm का टॉर्क निकालती है। और जिस प्राइस सेगमेंट में ये बाइक आती है, ये वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। तो ये रहा इसका आंसर कि मैंने ये बाइक क्यों परचेस करी। तो ये मेरा एक पहला रीज़न था डोमिना 400 को परचेस करने का। तो अभी हम बात कर रहे हैं सारे पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहले इस वीडियो में सारे पॉजिटिव पॉइंट्स कवर अप करते चलेंगे और उसके बाद जो है डोमिना 400 के जो कौन से जो निगेटिव साइड लगे हैं मुझे अपनी यूज़र एक्सपीरियंस में, वो भी शेयर करेंगे। क्योंकि निगेटिव पॉइंट्स बहुत कम है, तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स ही कंसिडर कर रहे हैं। तो अब आती है बात 400cc कैटेगरी में डोमिना 400 का माइलेज कि भाई 400cc कैटेगरी की बाइक है, इतनी पावर प्रोड्यूस करती है, तो इसका माइलेज कितना है। तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हर कोई बाइक परचेस करने से पहले इस पॉइंट को ज़रूर कंसिडर करता है, क्योंकि भाई प्राइस जो है बहुत हाई हो चुके हैं पेट्रोल के। तो ये पॉइंट कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है कि आपको पावर तो मिल रही है, पावर के साथ साथ कि ये बाइक कितना माइलेज निकालती है। तो अगर मैं सिटी कंडीशन की बात करूं तो ये बाइक ऑलमोस्ट 25 to 27 किलोमीटर्स का एवरेज यानी कि माइलेज निकाल देती है। और हाईवे की अगर मैं बात करें तो ये 28 से 30 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज निकाल देती है। और ये बहुत ही अच्छा एवरेज है अगर कंसीडर किया जाए 400cc कैटेगरी में जो 40 PS की पावर बाइक्स निकाल रही हैं, उस कैटेगरी में ये माइलेज बहुत ही बढ़िया है। तो माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाइक डेफिनेटली शाइन करती है दूसरी कैटेगरी की बाइक से। ड्यूक 390 से इसका माइलेज बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द ड्यूक 390। तो इसलिए माइलेज बहुत अच्छा निकाल के देती है। तो ये एक, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई 400cc कैटेगरी की बाइक है तो इसकी टॉप स्पीड कितनी है। भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है जब भी इस बाइक को मैं कहीं लेके जाता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई 400cc की बाइक है, कितना टॉप स्पीड निकालती है ये बाइक। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाईवे पर भाई इस बाइक की मज़ा ही अलग है। टॉप स्पीड बहुत ही बढ़िया आती है, क्योंकि इसका जो पावर टू वेट रेशियो है वो हाईवे पे बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ जो टॉप स्पीड निकालती है डोमिना 400 170 to 175 जो है टॉप एंड आराम से जाती है। टॉप स्पीड वीडियो भी हम लोग शूट करने वाले हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो वहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने पहले भी टेस्ट किया है, तो ये 170 से 175 आराम से चली जाती है। तो ये भी एक इसका USP है। तो अब हम बात करते हैं इस बाइक की राइडिंग कंफर्ट और राइडिंग स्टाइल और राइडिंग पोजीशन कि राइडिंग कंफर्ट कैसा है। भाई ये बाइक बनी है स्पेशली फॉर टूरिंग और इसका राइडिंग कंफर्ट बहुत ही अच्छा है। सीटिंग पोजीशन बहुत अच्छी है। जो सीटिंग कंफर्ट है वो लॉन्ग आवर्स के लिए बाइक को राइड करने के लिए बना है। ना ज़्यादा हार्ड है सीट, ना ज़्यादा सॉफ्ट है। मैंने काफ़ी लंबा इस पर टूर किया है, लेकिन बिल्कुल भी टायर्डनेस नहीं होती है। बात करें अगर हैंडल बार पोजीशन की, तो पहले की कंपैरिजन में इस वाले सेगमेंट में हैंडल बार की पोजीशन थोड़ी सी अपराइट है। तो इसलिए चलाते हुए बाइक बिल्कुल भी टायर्डनेस फील नहीं होती है, बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो आप कंसीडर कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टूर्स के लिए बाइक ले रहे हो। डोमिना 400 राइडिंग पोजीशन में और राइडिंग स्टाइल में बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। सीटिंग भी इसकी बहुत अच्छी है और जो इसकी कुशनिंग है सीट की वो भी बहुत कंफर्टेबल है। कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट, तो इसकी अफोर्डेबिलिटी कैसी है, मेंटेनेंस कॉस्ट कैसा है। तो भाई बहुत ही मिनिमम सर्विस चार्जेस आपको देने पड़ते हैं डोमिना 400 में। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है बहुत लो है। और जैसे अगर मैं सर्विस एक्सपीरियंस की बात करूं, 10,000 प्लस किलोमीटर मैंने इसको रन कर दिया है। बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट आती है सर्विस की। अभी जो लास्ट सर्विस मैंने कराई है उसमें मुझे 2,000 रुपीज़ पे करने पड़े हैं। 2,200 रुपीज़ मुझे पे करने हैं जिसमें मैंने ऑयल चेंज कराया, ऑयल फिल्टर चेंज कराया, एयर फिल्टर चेंज कराया है और जो रियर ब्रेक पैड्स थे मैंने वो चेंज कराए हैं। और बाकी जो है जो सर्विस कॉस्ट थी
जो लेबर कॉस्ट थी वो मेरे को पड़ी है। तो ये एक फोर्स सर्विस का मैं आप चौथी सर्विस हुई है, जो पेड सर्विस हुई है, ये उसके चार्जेस मैं बता रहा हूँ आफ्टर 10,000 किलोमीटर। बिफोर 10,000 किलोमीटर आपको इतनी चार्जेस नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल 400-500 रुपीज़ में आपकी सर्विस हो जाएगी, जिसमें बेसिक चेकअप होते हैं। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल हो जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है डोमिना 400 का, जो मैंने अपने यूज़र एक्सपीरियंस से शेयर किया है, क्योंकि अगर मैं अदर बाइक्स के लिए जाता हूँ काफ़ी ज़्यादा सर्विस चार्जेस पड़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं डोमिना 400 के हेडलैम्प के बारे में, कि इसका हेडलैम्प जो है कितना प्रैक्टिकल है, नाइट राइड्स के लिए कितना अच्छा है। तो भाई जो इसका थ्रो है हेडलाइट का वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप नाइट राइड्स करते हैं तो आपको विजिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉगी कंडीशन में ये हेडलैम्प बहुत ही अच्छा वर्क करता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस हेडलैम्प सेटअप के साथ में। और आपको कोई भी ऑक्सिलरी लाइट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने भी अभी तक कोई भी ऑक्सिलरी लाइट नहीं लगाई है अपनी डोमिना 400 में, बट डेफिनेटली हेडलैम्प जो है बहुत ही अच्छा शाइन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस बाइक के हीटिंग इश्यूज़ के बारे में, कि भाई 400 सीसी कैटेगरी की बाइक है तो क्या ये हीट अप होती है, नहीं होती है। तो भाई अगर इसके हीटिंग इश्यूज़ के बारे में बात करें तो ये बाइक बहुत कम हीट होती है, और जो इसका रेडिएटर नॉइस है वो भी बहुत साइलेंट है, कब स्टार्ट हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा यूएसपी है, क्योंकि 400 सीसी कैटेगरी की बाइक में हीटिंग इश्यूज़ होना बिल्कुल एक कॉमन सी बात है। लेकिन जिस पावर के साथ में ये बाइक आती है बहुत कम हीट करती है, क्योंकि ये लिक्विड कूल्ड इंजन में आती है, और रेडिएटर फ़ैन जो है इसका काफ़ी साइलेंट वर्क करता है और बहुत कम वर्क करता है। क्योंकि मैं पिछले 2 साल से इस बाइक को यूज़ कर रहा हूँ, मैंने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इसके रेडिएटर की नॉइज़ सुनी है जब मैं इसको सिटी में चलाता हूँ, या फिर अगर बाइक स्टार्ट होकर सिटी में खड़ी है उसी समय मेरे को इसकी रेडिएटर नॉइज़ आती है। अदरवाइज़ कभी भी मैंने इसकी रेडिएटर नॉइज़ को नहीं सुना है। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा एक यूएसपी बन जाता है डोमिना 400 के साथ में। तो अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक के एग्जॉस्ट नॉट, यानी कि इसके साउंड के बारे में बात करते हैं। तो इसके साउंड जो है बहुत ही लाजवाब आता है। भाई 400 सीसी कैटेगरी में सिंगल सिलेंडर बाइक है, उसके बावजूद भी बजाज ने इसकी ट्यूनिंग इतनी प्यारी करी है कि इसका साउंड जो है बहुत बढ़िया आता है। एग्जॉस्ट आप देख सकते हो उसमें डबल बैरल एग्जॉस्ट आता है, जो हाई रेव्स पर बहुत ही प्यारा साउंड करता है। बाइक के सिटी यूजेस के बारे में, कि सिटी में इस बाइक की परफॉर्मेंस किस तरीके से है और कैसा परफॉर्म करती है बाइक सिटी में, पावर बैंड कैसा रहता है इस बाइक का, ज़्यादा गियर शिफ्टिंग करनी पड़ती है नहीं करनी पड़ती है। तो अगर आप इस बाइक को सिटी में यूज़ करने वाले हो तो सबसे बड़ी बात है इस बाइक का वेट, क्योंकि ये बाइक जो है ड्राई वेट में 185 प्लस केजी में आती है। तो इसका वेट का एक इशू हो जाता है। अगर आप इसको आप सिटी में राइड करते हैं तो वेट आपको काफ़ी हैवी फील होगा। दूसरी अगर मैं बात करूँ पावर बैंड, तो आपको गियर शिफ्टिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक पावर बैंड में, एक गियर के पावर बैंड में रहना पड़ेगा, यानी कि अगर आपके आरपीएम कम हैं और आपने हाई गियर्स पे रखा हुआ है तो आपको लो डाउन करने पड़ेंगे अगर आप जो है सिटी कंडीशन में इसको चला रहे हो, क्योंकि जो गियरिंग रेशियो है वो बहुत टॉल है, टॉप स्पीड गेन करने के लिए होता है। तो इसलिए अगर आप सिटी में चला रहे हैं, लो आरपीएम पे चला रहे हैं, तो आपको लो गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये हुई इसकी सिटी की बात। हीटअप होती है सिटी में, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं होती, मैनेजेबल है। आप इजीली डे टू डे कम्यूट में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस बाइक के हाईवे और टूरिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में। तो भाई ये बाइक जो है विनर है अपने हाईवे और टूरिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए। आप इस पर लॉन्ग डिस्टेंस टूर कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। आप इसमें टूरिंग के लिए डिफरेंट एसेसरीज़ लगा सकते हैं। कि ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के बारे में, तो क्या ये बाइक 400 सीसी कैटेगरी में नेकेड बाइक ऑफ रोडिंग कर सकती है? तो इसका आंसर है जी हाँ, कर सकती है। मैंने इससे काफ़ी अच्छी ऑफ रोडिंग करी है। अगर आपको डाउट है इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी इससे ऑफ रोडिंग करी है। बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग तो नहीं है कह सकते हैं आप, लेकिन अगर आप फ़न करने, कुछ थोड़ा एडवेंचर करना चाहते हैं, कुछ ऐसे पैचेस से क्रॉस कर रहे हैं जहां पर सरफेस बिल्कुल अनइवन है, वहां पर ये बाइक आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं देगी, आराम से उन सरफेस से निकल जाएगी। काफ़ी सारे हमने इसके प्लस पॉइंट शूट कर लिए हैं, लेकिन अब हम इसके निगेटिव साइड के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो निगेटिव पॉइंट इस बाइक का आता है वो है इसकी चेन। जो रियर चेन स्प्रॉकेट है वो 100 किलोमीटर चलाने के बाद में कुछ आवाज़ करने लगता है, यानी कि जो इसकी चेन है वो लूज़ हो जाती है। मेरे को सर्विस सेंटर पे जाना पड़ता है बार बार। 100 to 150 किलोमीटर रन कराने के बाद में मुझे इसकी सर्विस, जो चेन की सर्विस है वो बार बार कॉन्टीन्यूसली एक पीरियड पर करानी पड़ती है। जबकि मैं इसको प्रॉपर तरीके से चेन लूब और चेन क्लीन करता हूं, उसके बावजूद भी इसकी चेन में से नॉइज़ आती है। तो बजाज को ये चीज़ इसमें फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि जब आप बाइक चलाते हो चेन में से साउंड आती है तो वो बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन आपका लूज़ होता है जब आप बाइक को राइड करते हो। क्रैश गार्ड आता है, उसमें जो यहाँ बोल्ट्स फिट होते हैं तो वो बाइक की वाइब्रेशन के साथ में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और आधा बोल्ट जो है बाइक की चेसी में रह जाता है और आधा बोल्ट जो है क्रैश गार्ड में रह जाता है। तो ये एक मेजर इशू है, बजाज को इसको फिक्स करना चाहिए। काफ़ी बाइक में ये प्रॉब्लम देखी गई है। इस बाइक का टर्निंग रेडियस बहुत ही कम है।
अगर आप इस बाइक को कंपेयर करें दूसरी बाइक से तो इस बाइक का रेडियस जो है बहुत ही कम है। आपको टर्न करने पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है या फिर आपको काफ़ी मैन्यूवर करना पड़ता है, तो इसको आपको कंसीडर करना चाहिए कि इस बाइक का टर्निंग रेडियस कम है और उसके साथ साथ इस बाइक का वेट भी ज़्यादा है, तो टर्न करते समय आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इस ब्लॉग के बिल्कुल फाइनल समअप का टाइम आ चुका है। प्रॉस एंड कॉन्स मैंने इसके सारे आप लोगों के साथ पे शेयर कर दिए हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी ऐसा पॉइंट है जो मिस हो गया है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, उसको भी हम कंसीडर करेंगे। लुक्स की अगर मैं बात करूं तो यार बहुत ही अच्छा अटेंशन मिलता है अगर आप कहीं भी लेके जाते हैं उस बाइक को। स्पेशली अगर मैं बात करूं इसकी साउंड की, तो जब साउंड इसकी आती है तो ऐसा लगता है कि भाई प्रॉपर कोई स्पोर्ट्स बाइक आ रही है, जबकि सिंगल सिलेंडर की बाइक है और बहुत अच्छा साउंड ऑफर करती है। तो एक मेजर जो पॉइंट रह गया है जो हमें कंसीडर करना चाहिए वो है इस बाइक का प्राइस पॉइंट। जिस प्राइस में ये आती है, तो रिसेंटली अगर आप इस बाइक को परचेज़ करने के लिए जाओगे, मैंने जब इस बाइक को परचेज़ किया था तो ऑलमोस्ट 2,40,000 के आसपास मेरे को ये पड़ी थी। लेकिन अभी इसकी बिल्कुल राइट नाउ जो इसकी प्राइसिंग है दैट इज़ 2,60,000 और 65,000 ऑन रोड, विच इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। इस प्राइस सेगमेंट में इस तरीके की बाइक आपको कहीं और नहीं मिलेगी, कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो एक पॉइंट जो हमने मिस कर दिया है इस बाइक में वो है इस बाइक के वाइब्रेशन से रिलेटेड पॉइंट्स। काफ़ी कमेंट आते हैं कि भाई क्या बाइक में वाइब्रेशन है या नहीं है, तो इस बाइक में वाइब्रेशन 400 सीसी कैटेगरी की बाइक है, डेफिनेटली हैं, बट इतने वाइब्रेशंस नहीं है जो आपको बिल्कुल परेशान कर दे राइड करने में। जब आप राइड करते हो तो आपको महसूस ही नहीं होता, क्योंकि बाइक की जो पावर है वो आपको फील होती है, बाइक की साउंड है वो आपको फील होती है। बहुत ही मिनिमम वाइब्रेशन आपको फील होते हैं, वो भी हैंडल बार पर। लेकिन जब आप इसको क्रूज़ करते हो हाईवे पर तब आपको इन वाइब्रेशंस का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो इतने कोई डील ब्रेकर नहीं है वाइब्रेशन की टर्म्स में, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक वाइब्रेशंस यहाँ पर आते हैं। तो ये था भाई हमारे आज का व्लॉग, जिसमें मैंने सारा अपना यूज़र एक्सपीरियंस, ओनरशिप रिव्यू, 10,000 किलोमीटर जो चलाने के बाद क्या मुझे अच्छा लगा, क्या मुझे इसमें डाउन साइड लगे, वो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करी हैं। फ़ीचर्स की मैं बात करूं तो सारी चीज़ें आपको पता ही है, डोमिनार क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करती है। इंस्ट्रूमेंटल कंसोल बिल्कुल भरा हुआ है, लेकिन इस कैटेगरी में अब बाइक को थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें TFT पैनल नहीं है, तो TFT इंक्लूड किया जाना चाहिए। हैज़ार्ड फ्लैशर्स इसमें नहीं आते हैं जो मैंने एक एसेसरीज़ में डलवाए हैं, तो आप कंपनी को हैज़ार्ड लाइट ऑफ़र करनी चाहिए। तो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाइक में अपग्रेड हो जानी चाहिए अब। तो ये था मेरा पूरा रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा ये व्लॉग। और कोई भी अगर आपको डाउट है रिगार्डिंग डोमिना 400 तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं आप लोगों को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। दिस वाज अभिषेक त्यागी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। थैंक यू वेरी मच।